Hello everyone. Now we are going to see an important bit from this chapter, pedigree analysis. We have completed with all the theoretical discussion. सारे disorders वगैरह मैंने आपको explain कर दिया. आपको terminology समझ में आ गई होंगी, right from Mendel up to your last Turner syndrome. इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में जीन्स से होने वाले डिसऑर्डर्स देखे थे, जीन्स वगैरह की स्टडी की, मेंडल का वर्क देखे थे. सेकंड पार्ट में हमने लिंकेज वगैरह के बारे में बातें की और थर्ड पार्ट में हमने वेरियस डिसऑर्डर्स स्टडी किए थे. सो इन डिसऑर्डर्स की फर्दर स्टडीज के लिए मेडिकल साइंस में एक और टेक्निक है पेडिग्री एनालिसिस बोलकर, जिसमें हम वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो अगली जनरेशन में जाएगा नहीं जाएगा, कौन से बच्चों को होगा नहीं होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पे हम स्टडी करना है. ओके, आपको एनसीईआरटी में चार्ट्स दिया ले, कुछ पेज नंबर 89 पर आपको दो चार्ट्स दिया ले, 88 पर पेडिग्री एनालिसिस की हेडिंग है. तो ये सब क्या है, इसके ऊपर से 2 बार 3 बार क्वेश्चन आके गए वाले, नीट में 2 बार आके गए थे और एम्स वगैरह AIPMT वगैरह में पहले आते रहते थे. स्टेट बोर्ड में भी अगर आप ऑब्जर्वेशन वगैरह अपने एक्सरसाइज ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे आपको ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट बोल के एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक. वहां पे आपको ये चार्ट पूरे सिलेबस में कहीं पे नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, लेकिन आपको वो स्टडी करने के लिए यहाँ पे दिया वाला है. तो आपको चार्ट का आंसर निकालते आना चाहिए. इसके लिए आपके लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है. स्टेट बोर्ड प्लस एनसीईआरटी दोनों के लिए जरूरी है, तो दोनों को देखना पड़ेगा. हाँ, जिनको लग रहा है उतने एक क्वेश्चन के लिए मुझे लेक्चर कुछ काम का नहीं है, सो वो लोग छोड़ सकते, बट नीट वालों को ये लेक्चर करना ही है, क्योंकि ये चार्ट पे से हम पहचान सकते हैं. आपको जो चार्ट से आपके सामने में फोटो भी दिखाया आपको, सो ये चार्ट पे से आप देख के पहचान सकते हैं कि डिसीज कौन सी है, या फिर डिसीज का एटलीस्ट पैटर्न तो भी अपन पहचान सकते हैं. वो डिसीज बाद में ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है वो अपन बाद में देखेंगे. ओके, सो व्हाट इज दिस चार्ट? सो पेडिग्री एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ फैमिली चार्ट और फैमिलीज ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच इज अफेक्टेड विद मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. कौन से डिसऑर्डर्स उसके अंदर? मेनली मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. अब आपको मैंने जो चार्ट बताया था मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वर्सेस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर द डिसऑर्डर्स कॉज्ड ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन. क्रोमोसोमल मतलब डाउन सिंड्रोम, वो वाले डिसऑर्डर अपने टर्नर्स और क्लीनफिल्टर सिंड्रोम. सो सबसे पहले मेन चीज दिमाग में बिठा लो, पेडिग्री एनालिसिस इज यूज्ड ओनली टू स्टडी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, नॉट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. वो डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज की वजह से, एनाफेज में खराबी की वजह से होने वाले डिसऑर्डर है. वो किसी नॉर्मल बंदे को भी वैसे बच्चे पैदा हो सकते. ऐसा मत समझो कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे. क्लीनफिल्टर वाले को क्लीनफिल्टर वाले जैसा इंडिविजुअल होगा, या फिर डाउन्स वाले को डाउन्स जैसा इंडिविजुअल होगा, ऐसा नहीं है. Chromosomal disorders cannot be studied like this with the help of this. You can study only the Mendelian disorders like your autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, X-linked recessive and Y-linked disorder. मतलब अपन इसमें से 5 प्रकार के डिसऑर्डर स्टडी कर सकते by this chart. Autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, X-linked recessive and Y-linked disorder. क्योंकि वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, वो एक्सप्रेसिव होते हैं. ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको लर्न करने बोला था, प्लस आपको नोट्स में से डाउनलोड करने को भी बोला था कि आपके नोट्स में से लिख लो. सो ऑटोसोमल डोमिनेंट में अपन ने देखे थे फॉर एग्जांपल क्या क्या थे इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स आपको मैंने पूरी लिस्ट बना के दिया. जैसे कि विडो स्पीक अपन ने इसमें देखे थे, राइट. रोलिंग ऑफ टंग, आपने डिंपल्स इन चीक वगैरह ढूंढ के निकाले होंगे. पॉलीडक्टाइली, ब्रैडीडक्टाइली. आपको जो पेज नंबर 89 पर जो चार्ट दिया है उसके अंदर आपको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ये डिसीज का नाम दिया है. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. मायोटोनिक मतलब मसल्स, टोनिक, मायो मतलब मसल्स, टोनिक मतलब टोन ऑफ मसल्स, मूवमेंट, टोन, मूवमेंट, रिदम ऑफ मसल्स. डिस्ट्रॉफी मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, डिस्टर्बेंसेस इन स्ट्रक्चर. इन लोगों के मसल्स पूरे डिस्ट्रॉय अगर एकदम दुबले पतले रहते हैं, ऐसे छाती बीती निकाल के ऐसा लगता है कि लड़ने कुछ आ रहे हैं अपने पास. आपके सामने फोटो आ रही, कैसे बंदे दिखते देखो, उनकी आंखें वगैरह, उनकी बॉडी वगैरह कैसी वीक एकदम मसल्स वगैरह उनके. सो दे आर सफरिंग फ्रॉम मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, डीजनरेशन ऑफ बॉडी मसल्स and the loss of muscle tone. So it is called myotonic dystrophy. ये भी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. ऑटोसोमल रिसेसिव में मैंने आपको बताया था सिकल सेल एनीमिया, फिनिलकीटोन्यूरिया, PKU, अल्कैप्टोन्यूरिया, अल्बिनिज्म, राइट.
इसी तरीके से एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में अपन देखेंगे राइनाइटिस, आपको बताया था मैंने राइनाइटिस उसके अंदर एग्जांपल था, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आपके एग्जांपल्स थे हीमोफीलिया, रेनाइटिस, पिगमेंटोसा वगैरह कुछ डिसीज थी, राइट, इनकॉग्निशिया वगैरह एक डिसीज थी। फिर वाई लिंक्ड में अपना हीमोफीलिया के बाद कलर ब्लाइंडनेस, और लास्ट में अपने इसके है वाई लिंक्ड के एग्जांपल हाइपरट्राइकोसिस इन मेल्स। So these are the diseases that are associated with autosomal chromosomes and dominant gene, autosomal chromosome but recessive gene, X-linked chromosome but dominant gene, X-linked chromosome but recessive gene, Y-linked chromosome any dominant or recessive। ये सिर्फ मेल्स में होंगी, बाकी की डिसीजेस मेल फीमेल डिपेंड करता कौन से क्रोमोसोम से जा रही, कैसे जा रही, तो अपने को वही स्टडी करना। अब फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया वाला बंदा है, अपन ने देखे थे हीमोफीलिया नाना से उसके नाती को हुआ था, ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन थ्रू कैरियर डॉटर, लेकिन हो सकता है वो किसी डॉटर को भी हो, तो किस कंडीशन में वो किसको हो सकती, कैसे हो सकती, ये सारा पैटर्न अपने को एनालाइज करने का है। बिटवीन दीज डिसीजेस ओनली, इनमें ही उसको स्टडी करना है, इनके बाहर जाने का नहीं। Therefore, pedigree analysis is used to study only the inheritance pattern of families of suffering from Mendelian disorder. डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर और टर्नर के वास्ते ये यूज करने का नहीं, दिमाग में फिट बिठा लो। दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन नॉट बी स्टडीड बिकॉज डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 जाता, एक्स्ट्रा कॉपी चल जाती, तो वो जरूरी नहीं कि उसके अगले बच्चों में भी वो डिफेक्ट रहेगा। एनाफेज उसमें नॉर्मल हो गया उसका, तो एनाफेज में फिर वो डिसजंक्शन ठीक से होगा और क्रोमोसोम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होंगे और नॉर्मल गैमेट्स तैयार होंगे। तो जरूरी नहीं कि डाउन वाले को डाउन के जैसा बच्चा होगा, ओके। इसीलिए वो पैटर्न अपन यहाँ पे स्टडी, लेकिन जीन्स इनहेरिट होते क्रोमोसोम के ऊपर, तो इस हो सकता ये एबनॉर्मल जीन उसके बच्चे को मिलेगा या उसके पोते को मिलेगा, किसी को भी इनहेरिट हो सकता। वही पैटर्न स्टडी करने का जो मेथड है, द स्टडी ऑफ families for inheritance of their diseases, Mendelian diseases, so it is studied by pedigree analysis। पेडिग्री वो तो डॉग फूड की बात नहीं कर रहा, कुत्तों का खाना तुम भी खाते बैठते टाइम पास बोल के, वो फूड की बात नहीं कर रहा। पेडिग्री मींस द चार्ट ऑफ फैमिली डायग्राम रहेगा, उसका चार्ट रहेगा, आपको जो फोटो आया था वो, ओके। अब इसके अंदर आपको सिंबल्स यूज करने के, तो दैट सिंबल्स आर गिवन, आपको फोटो आ रही है, सो ये सिंबल्स आपको दिया है पेज नंबर 89 एनसीईआरटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबराइज दिस सिंबल्स, आपको मैं ड्रॉ करके बता रहा, फिर भी बॉक्स अगर रहा तो वो मेल इंडिविजुअल के लिए यूज करेंगे, और अगर सर्कल रहा तो वो फीमेल को डिनोट करेंगे, ओके। अगर उसका सेक्स पता नहीं है कि वो कौन सा इंडिविजुअल है, ऐसा मत समझो वो क्लीन फिल्टर वाला है, क्लीन फिल्टर वाला मेल रहता विद फीमेल कैरेक्टर्स, लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई करने का है कि विच इज दैट सेक्स, तो अपने को सेक्स पता नहीं वो इंडिविजुअल का, बट इट इज सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ द मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, ऐसा बोले वन ऑफ द मेंबर, तो वन ऑफ द मेंबर हो सकता है वो लड़की भी हो या लड़का हो सकता, तो उसका सेक्स अपने को कैसा है, अनस्पेसिफाइड है। सो व्हेनेवर देयर स्पेस अनस्पेसिफाइड सेक्स इज देयर, सो इट इज ड्रॉन बाय अ स्क्वायर लाइक दिस, डायमंड जैसा ड्रॉ करने का, ओके, वर्टिकल। अगर उसको बीमारी है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल को या तो डार्क कर देने का पूरा, मेल अफेक्टेड है या फीमेल अफेक्टेड है, जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल रहेगा उसको कभी भी ऐसे ड्रॉ करने का, जिस बीमारी की तुम बात कर रहे हैं, सो अफेक्टेड इंडिविजुअल इज ड्रॉन बाय दिस, लाइक, ओके। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा दिखा तुमको डार्क सर्कल या डार्क स्क्वायर, समझ जाने का वो अफेक्टेड इंडिविजुअल। सर्कल फीमेल के लिए, स्क्वायर मेल के लिए यूज करने, ओके। अब मेल फीमेल की शादी करो, ये मेल है ये फीमेल है, तो शादी बताने के लिए मैरिज इज शोन बाय अ सिंपल लाइन बिटवीन टू, ये दोनों की शादी हुई, एक लाइन जोड़ देंगे। अब उनको बच्चे होंगे, तो ये मेल है ये फीमेल है, क्योंकि इनको बच्चे हुए तो उनकी अगली जनरेशन ऐसा बता देगा। उनको दो बच्चे, एक फीमेल है, एक बेटी है और एक बेटा है, ये भाई बहन हो गए, ये पति पत्नी है, इनको जोड़ के बताइए पति पत्नी, ये दोनों भाई बहन है, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकंड जनरेशन, इनकी शादी हुई, ये बेटे की शादी हुई, इसको और दो बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी और एक बेटा, थर्ड जनरेशन, समझ रहा है? इसको ड्रॉ कैसे करने का, दिस इज व्हाट द जनरेशंस ऑफ दिस पेरेंट्स, इनकी पेरेंट्स की जनरेशन ऐसा बताने का चार्ट में, ठीक है। आफ्टर दैट समटाइम्स दिस सिंबल इज ऑल्सो यूज्ड विथ सर्कल हियर, सो दिस इंडिकेट्स कैरियर ऑफ सेक्स दैट इज एक्स लिंक्ड डिसीज, ये कैरियर बता रहा, वो अपनी
कैटरीना, एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, कैटरीना, उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन रहती, कैरियर्स आर ऑलवेज हेटेरोजाइगस फॉर दैट डिसीज, सो कैरियर को ऐसा डिनोट कर सकते, ठीक है, समटाइम्स। देन व्हेन एरो इज शोन एट सम पॉइंट, ऐसा एरो बताए, सो समझ लेने का, वो जो चार्ट है पूरे चार्ट में आपको एरो बताया वाला कहीं तो भी ऐसा या फिर इधर या फिर इधर, so that arrow indicates the individual about which the question is talking about, जिसकी अपन बात करें, क्वेश्चन जिसके बारे में ध्यान रहेगा कि एक इंडिविजुअल है, उसके 2 भाई बहन है, उसको ऐसा ऐसा है, उसको ये सिम्टम्स है, उसको ये है, that person is having this, that girl is having this symptom, मतलब अपन जो इंडिविजुअल की क्वेश्चन में बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल को कभी भी एरो ऐसा नीचे पता समझना इसकी बात चल रही, तो वो बीच में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पूरे चार्ट में वो एरो जहाँ पे दिखाई दिया समझना वो इंडिविजुअल की बात हो रही। Okay, so arrow denotes the person about which we are studying this chart, ठीक है, dealing with this chart. Okay, next, अगर नजदीकी रिश्तेदारों में शादी हुई, नजदीकी रिश्तेदारों में देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल काका बड़ा वाले भाई बहन रहते हैं, काका की लड़की या फिर मामा की लड़का लड़की, एकदम नजदीकी रिश्तेदार, काका के लड़का लड़की ऐसे, या फिर एक अंकल का लड़का है दूसरे अंकल की लड़की, इनकी शादी, सो दे आर ब्लड रिलेटिव्स, दे आर ब्लड रिलेटिव्स, नजदीकी रिश्तेदार। और नजदीकी रिश्तेदारों में शादी होने से ऐसी बीमारियां ज्यादातर होती है क्योंकि उनके जीन्स सेम टू सेम रहते हैं, उनके रिपीटेंस से कई बीमारियां हो सकती। सो नजदीकी रिश्तेदारों में जो शादियां होती है उसको डिनोट करते हैं डबल लाइन से, either like this or like this, डबल लाइन होना लेकिन। सो दिस इंडिकेट्स द मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स, दिस इंडिकेट्स मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स, इट इज कॉल्ड consanguineous, sanguineous marriage, consanguineous marriage। कौन मतलब सेम, सैंग्विन, सैंग्विन मतलब सैंग्विवोर, ब्लड, ब्लड सकिंग ऑर्गेनिजम्स, लीचेस, सो सैंग्विन मतलब ब्लड। सो नजदीकी रिश्तेदारों में शादी हुई, सो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स, उनके बच्चों को कुछ ना कुछ डिसीजेस डिसऑर्डर्स हो सकते। ओके, दिस डिनोट्स, डबल लाइन डिनोट्स कॉन्सैंग्विनियस मैरिज। ओके, अगला सिंबल अगर आप देखें, सो नंबर ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आपको दिया है, फॉर एग्जांपल 5, 2, कितने बच्चे अफेक्टेड है, 2 फीमेल अफेक्टेड है, 5 फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है, दिस इंडिकेट्स नंबर ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ओके, और अगर डिसीज्ड इंडिविजुअल है तो उसको डिनोट करेंगे या तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके या फिर इस तरीके, उसकी डेथ हो गई, डेथ इंडिविजुअल, और डिसीज्ड, डिसीज्ड नॉट डिसीज्ड, दोनों में फर्क है। डिसीज्ड मतलब बीमार हो वाला और डिसीज्ड स्टॉप, मर गया। सो मरे वाले इंडिविजुअल को इस तरीके से ऐसा नहीं डिनोट करने का, एक्स है उसको कट नहीं करने का, इट इज डिनोटेड बाय सिंपली ड्राइंग अ डायगोनल लाइन, क्रॉस लाइन, एक लाइन ड्रॉ करने की बस एक वर्ड, ठीक है, ऑब्लिक लाइन से उसको कट करें। दिस इंडिकेट्स डिसीज्ड और डेड इंडिविजुअल ऑफ दैट फैमिली। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में 4 में से 1 मर जाता ना, तो उसको ऐसा मरे वाले को ऐसा डिनोट करना। लास्ट वन इज दिस वन, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा ड्रॉ करके बताना है, दिस इज द अफेक्टेड इंडिविजुअल, डार्क करा रहा है। ओके, हो सकता है कि आपको जो इंडिविजुअल है उसको इस तरीके से एरो बताया रहेगा या फिर उसको डार्क करके बताया रहेगा कि ये इंडिविजुअल अपना अफेक्टेड इंडिविजुअल। सो व्हेन दिस इंडिविजुअल, दिस एरो इज शोन, सो दिस इज द पेशेंट जिसकी बात हो रही है, अभी अपन ने देखे, तो दिस इज द पेशेंट अंडर कंसिडरेशन। एंड व्हेन दिस इज डन लाइक दिस, ओके, और एरो बता रहा है, तो समझ लेने का दिस इज द फर्स्ट individual who brought the disease in notice। अपने ध्यान में आया कि यार ये परिवार में कुछ तो भी परेशानी है, ये परिवार में कुछ तो बीमारी है, तो वो अपनी नजर में पहली बार लाने वाला जो बंदा है कि यार इसको ऐसा ऐसा दिख रहे सिम्टम्स, इसके कुछ सिम्टम्स हीमोफिलिया जैसे, इसको मारने के बाद क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड बहते रहता, तो वो बंदा अपना पहली बार नजर में लाया ना उसने डिसीज, तो वो रहेगा, उसको ऐसा मार्क करेंगे और उसको नीचे एरो बता देंगे। सो इसको बोलते हैं प्रोबैंड, प्रोब मतलब उसने प्रोबेबिलिटी बताना शुरू किया, उसके ऊपर अपन ध्यान देंगे। सो प्रोबैंड बोलने का, अगर वो मेल रहा फीमेल रहा डिपेंड करता है, अगर वो मेल रहा तो उसको बोलने का प्रोपोजिटो, और अगर फीमेल रही तो उसको बोलने का प्रोपोजिटा। सीता याद रखो, फीमेल रहती। सो पहली औरत जिसमें वो बीमारी दिखी अपने को उसको बोलेगा प्रोपोसीटा, और पहला आदमी जिसमें वो बीमारी दिखी वो परिवार में उसको बोलेगा प्रोपोजिटो।
Okay, proposito is the first male individual who brought that disease in notice, and proposita is the first female individual who brought that disease in our notice. Okay, and the first patient whom you are talking about is denoted by simply arrowed circle or square. हो सकता है कि आपका प्रोबैंड और वो जो अपने एरो बताए तो उसको बोलते हैं, जो एरो बताया जो फर्स्ट इंडिविजुअल में बीमारी दिखी, सो दैट फर्स्ट इंडिविजुअल और द फर्स्ट पेशेंट आपको जो दिखा, सो उसको बोलते हैं कंसल्टेंट. सो जिसमें पहली बार जिसको अपन कंसिडर कर रहे हैं, द पेशेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड कंसल्टेंट. जिसमें पहली बार लक्षण दिखे उसको बोलेगा प्रोबैंड. प्रोबैंड में भी प्रोपोजिटा और प्रोपोजिट हो सकता है कि दोनों सेम है, कि मतलब जिसमें बीमारी दिखी आपको पहली बार उसके अपन इलाज कर रहे हैं तो वो दोनों सेम रह सकते हैं, लेकिन पहली बार जिसमें बीमारी दिखेगी उसको बोलेगा प्रोबैंड, और जो पेशेंट कंसिडरेशन में उसको बोलेगा कंसल्टेंट, बिकॉज यू आर कंसल्टिंग विद दैट पेशेंट, यू आर इन कंसल्टेशन विद दैट पेशेंट. ओके, सो दीज आर द सिंबल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज. अपन अब इसके मदद से कुछ चार्ट सॉल्व करके देखते हैं. आपको एक पेडिग्री एनालिसिस की एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, मैं उसी में से चार्ट्स लिया ले, आपको उसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, प्लस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इजीली. एक्सरसाइज नंबर 11 इन योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. ओके, प्रैक्टिकल के जैसे उसके जो एक्सरसाइजेस है उसमें दिया है. मैं वही एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, नीट में वही आएंगे क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेवेंट डेटा ही पूछा जाता है आपको. सो वो आपको करने का है. तो लेट्स सी दी फर्स्ट, अपने को जो 5 देखने के कौन से मैंने लिस्ट बनाया था. ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर. सो अपन एक 1 बाय 1 एक देखते. सबसे पहले फर्स्ट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. सो एक्सरसाइज नंबर 11 आपको जो दिया है उसके अंदर फर्स्ट पेज पर आपको जो चार्ट्स है तो उसके सिंबल्स आपको जो दिया है वहाँ पे सामने आपके फर्स्ट पेज पे दिखाए वाले. ठीक है, अगले पेज पर आपको जो शुरू होता प्रोसीजर, तो आपको प्रोसीजर में नीचे लास्ट लाइन्स में दिया है. मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ सिंपली कैसे करने का अपने को. तो जो फैमिली आपको फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया की स्टडी करने की, एक फैमिली में आपको पता चला कि कोई तो भी एक परिवार है उसमें मार लगा तो उनको क्लॉटिंग होती है, तो आप डाउट लेंगे कि उनको हीमोफीलिया हो सकता. तो हो सकता है कि उनके अगली जनरेशन में हीमोफीलिया की डिसीज ट्रांसफर हो, उनके बच्चों को वो डिसीज हो, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे. एज अ फिजिशियन आप वहाँ पे उनको सजेस्ट करेंगे कि कैसे मैं आपकी बीमारी को जान सकता हूँ, उसके बारे में आप जांच करना शुरू करेंगे, पूछताछ करेंगे. सबसे पहला सवाल करेंगे वो पेरेंट, डॉक्टर जो रहेगा वो पूछेगा कि किसको है बीमारी, मतलब वो प्रोबैंड को पहचानने की कोशिश करेगा और कंसल्टेंट को पहचानने की कोशिश करेंगे. तो जो बंदा आया उसके बाद उसको भी बीमारी है तो वो उसके लिए कंसल्टेंट हो गया, वो उसके लिए प्रोबैंड हो गया, क्योंकि परिवार बोलेंगे हमको तो नहीं है, मम्मी पापा बोलेंगे हमको नहीं है, लेकिन ये बच्चे के हाथ में से खून मार लगा तो खून रुकता नहीं, जल्दी रुकता ही नहीं खून, तो इसको हमको बहुत संभालना पड़ता. तो डॉक्टर से समझ जाएगा कि ये बच्चे को हो सकता है हीमोफीलिया की बीमारी है. वो बच्चा क्या करेगा, फिर वो डॉक्टर के लिए मेन कंसल्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर पूरा फोकस है. डॉक्टर फिर वो पेरेंट्स को अगला सवाल करेगा कि ये बच्चे को बीमारी है, ठीक है, आपको है क्या, तो माँ बाप बोलेंगे नहीं हमको बीमारी नहीं है. फिर बाप को पूछेगा तुम्हारे परिवार में किसी को भी बीमारी थी क्या, तुम्हारे माँ को या फिर सास दादी वगैरह किसी को, काका बड़े पप्पा बुआ फूफा किसको थी क्या, बोलेगा नहीं मेरे परिवार में तो किसको नहीं, मतलब पिताजी के साइड की जो पार्ट है वो उसके फादर के साइड में उसको बीमारी नहीं. लेकिन जब उसकी माँ के साइड में पूछेंगे तो उसकी माँ बोलेंगी ऐसी तो कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे पप्पा को या उनके दादा को ऐसी कुछ तो भी बीमारी थी, उनको भी मार लगा तो उनको बहुत थक जाते थे, जल्दी खून वगैरह निकलता था बहुत सारा उनका, उनकी डेथ भी हुई किसकी तो भी, ऐसी कुछ तो भी स्टोरी बोलेंगे. मेरे भाई को भी है ऐसी एक बीमारी, मेरे मामा को भी है, मतलब वो बच्चे के मामा को भी बीमारी है. अब इस पे से डॉक्टर क्या करेगा, एक चार्ट तैयार करेगा. चार्ट मतलब क्या, वो पूरा एक फैमिली ट्री डायग्राम बनाएगा, माँ के साइड की ट्री डायग्राम बनाएगा, उसके पिताजी के साइड की भी ट्री डायग्राम बनाएगा, जिनमें से वो ट्रेट आते वाला दिख रहा है उसको, वो बीमारी आते वाली दिख रही, उनकी पूरा चार्ट तैयार करेगा. और वो चार्ट के ऊपर से एनालाइज करके बोलेगा कि हो सकता है आपके आने वाली जनरेशन में ये बेटे को होंगी या बेटी को होंगी या किसको होंगी या किसको नहीं. समझ रहा है. तो वही चार्ट जो बनाते उसको बोलते हैं पेडिग्री चार्ट, पेडिग्री एनालिसिस. तो आपको कोई भी एक बीमारी लेने की, वो बीमारी की फैमिली हिस्ट्री स्टडी करने की, या वो माँ के साइड से आ रहा है कि बाप के साइड से आ रहा, हो सकता है दोनों के साइड से भी आया वाला हो. माँ बोलेंगे यस मेरे परिवार में भी ऐसी कोई बीमारी थी, बाप बोलेंगे हाँ मेरे परिवार में भी था, मेरी बहन को है, मतलब वो बच्चे की बुआ को वो बीमारी हो जाएगी. मतलब क्या है, ये डिसीज के उसको डबल चार्ट स्टडी करना. तो अपन वो एक चार्ट देखते. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स जो रहते, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, सो वो डिसऑर्डर्स कैसे होते और उनका चार्ट कैसे तैयार होता, तो आपको एक एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अल्टीमेटली इनके कुछ रूल्स रहते हैं हर डिसऑर्डर के, वो रूल्स के हिसाब से ही उसका पैटर्न जाता कि वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैसे जाएंगे.
तो आपको चार्ट एनालाइज करते करते मैं रूल्स एक्सप्लेन करूंगा, आप चार्ट को ठीक से ऑब्जर्व करो, हो सके तो वो चार्ट ड्रॉ कर लो आप पहले और उसके बाद उस चार्ट को अपन एनालाइज करें। सो आपके सामने सबसे पहला जो चार्ट आ रहा है, हेडिंग दिया है आपको, एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन पर आता हूं डायरेक्टली। ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स है क्या, ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। So these are the traits which show encoding gene is present on the autosome and the wild allele is recessive to its mutant allele. The pedigree chart is as under noted pattern आपको सामने पूरा दिया है, ठीक है। तो पैटर्न आप डायरेक्टली देखो। अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिकैप लगेगा यहाँ पे, व्हाट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स दे आर एसोसिएटेड, autosomal disorders are associated with the genes located on chromosome number 1 to 22. That gene may be either, if it is causing that disease in dominant condition, so that individual will be having the genotype A or A small a. डोमिनेंट डिसऑर्डर ऐसे होता है ना, विडोस्पिक में क्या होता है, कैपिटल W वाले को विडोस्पिक होगा, कैपिटल W स्मॉल w दोनों को होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल A एक्सप्रेस होगा, इसमें भी कैपिटल A एक्सप्रेस होगा, मतलब ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। लेकिन अगर स्मॉल a वाला डिसऑर्डर है, मतलब वो रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो वो हमेशा वो बीमार जो आदमी रहेगा उसका जीनोटाइप क्या रहेगा, समझ जाने का, उसका जीनोटाइप है स्मॉल a, क्योंकि वो रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो। तो देखो अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो अगर आपको मेल ऐसा बता वाला है कलर्ड, मतलब अफेक्टेड इंडिविजुअल, तो हो सकता है कि ये मेल अफेक्टेड है और डोमिनेंट है, तो क्या रहेगा, कैपिटल ए हो सकता है इसको जीनोटाइप, या फिर इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। फीमेल भी रही अगर, तो ऐसी रहेंगी उसकी ऑटोसोमल डोमिनेंट में, या तो उसका जीनोटाइप कैपिटल होगा या कैपिटल स्मॉल, क्योंकि दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होंगे। लेकिन अगर वो रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो रिसेसिव डिसऑर्डर में दोनों का ऑब्वियसली तुम देख के पहचान सकते कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल है, तो तुम उसको स्मॉल ए डायरेक्टली पहचान सकते, मतलब रिसेसिव डिसऑर्डर पहचानने को जरा इजी जाएगा जीनोटाइप तुम, ठीक है। ऐसा एक्स लिंक का रहेगा, वाई लिंक का रहेगा, अपन बाद में देखेंगे। तो आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव की बात ध्यान में, डोमिनेंट डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड इन दीस टू कंडीशंस, रिसेसिव में ये दो कंडीशंस, ओके। या तो वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट होंगे, रिसेसिव हेटेरोजाइगस में भी होगा, और रिसेसिव के लिए होमोजाइगस रिसेसिव है, ओके। नेक्स्ट लेट्स सी द फर्स्ट चार्ट, आपके सामने चार्ट डाल रहा हूँ। सो आपको ब्लू कलर और व्हाइट कलर के पहली फर्स्ट जनरेशन है, आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको जनरेशन को नंबरिंग करनी है, कैसे। सो मैं चार्ट एक छोटा सा यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेता, सर्कल, उनकी शादी हुई, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, रोमन में बताओ, उनकी शादी हुई, उनको एक बेटा है, दूसरा भी बेटा है, फिर एक बेटी और एक बेटी, मतलब 4 बच्चे होंगे, अच्छा बड़ा परिवार दिख रहा है। फिर इसकी शादी हुई पहले बेटे की, उसको फिर एक बेटी है और एक बेटा है, और उसकी फिर और एक फिर वो उसकी जो बेटी है, बेटी की जनरेशन शुरू हुई, उसकी शादी हुई, उसके बाद फिर सर्कल स्क्वायर, मतलब बेटा और एक स्क्वायर, और इसकी शादी हुई, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर। अफेक्टेड कौन कौन है, ये सर्कल अफेक्टेड है, ये स्क्वायर अफेक्टेड है, इसकी बेटी को भी बीमारी है, ठीक है, ये बेटी को भी बीमारी है, इसकी बेटी को भी बीमारी है, बेटे को भी बीमारी है, सॉरी ये वाला, इसके ये वाले बेटे को बीमारी है, इसमें फिर इसके सर्कल यहाँ पे भी बीमारी है और यहाँ पर भी बीमारी है, क्योंकि आपके सामने चार्ट है, जो चार्ट की मैंने फोटो दिया था वही चार्ट आपके सामने दिया है। अब ये चार्ट में आप ऑब्जर्व करो, ये अफेक्टेड फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है। कैसे एनालाइज करा मैं, ध्यान में आ रहा, ये अफेक्टेड मेल है, मतलब देखो ये भाई है, ये लेडी है, मम्मी है, ये मम्मी के बेटे को भी बीमारी है, बेटी को भी बीमारी है, लेकिन सारे बेटा बेटी अफेक्टेड है क्या, नॉट ऑल सन्स आर अफेक्टेड, दिस इज नॉर्मल सन, दिस इज नॉर्मल डॉटर। सिमिलरली ये बंदे की शादी हुई, मतलब ये इसकी बहू हो गई, ओके, बहू नॉर्मल है, लेकिन उसका जो बेटा है नॉर्मल है, बेटी अब नॉर्मल, मतलब बेटी उसकी अफेक्टेड है। ये बेटी ने फिर अगली जनरेशन में लेके गई, उसकी बेटी को बीमारी है, उसके बेटे, मतलब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें ओवरऑल, सो यहाँ पे क्या आ रहा, पहला रूल क्या दिख रहा है आपको, मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड, मेल्स आर एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड, बराबर हो रहा क्या। ऐसा जरूरी है क्या कि सिर्फ मेल से मेल को जा रहा या फीमेल से फीमेल को जाने की बीमारी, नहीं हो सकता,
फीमेल से मेल को भी जा रही और वो मेल से उसकी फीमेल को भी, फीमेल से मेल फीमेल दोनों में जा रही, फीमेल से फीमेल मेल दोनों में, मतलब सेक्स स्पेसिफिक इनहेरिटेंस, स्पेसिफिक सेक्सेस में इसका इनहेरिटेंस नहीं दिखता। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिसऑर्डर्स है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, इनका पहला रूल क्या रहता, दी मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स बोथ आर इक्वली अफेक्टेड। पहला रूल समझ में आया आपको, मेल और फीमेल सब तरफ दिखाई देंगे अफेक्ट वाले, ऐसा नहीं तो अगर सिर्फ मेल अफेक्ट हो रहे हैं, ये मेल अफेक्ट हुआ फीमेल नॉर्मल, ओके, ये मेल से फिर फीमेल भी, ठीक है, इधर से मेल ही अफेक्टेड है, इसका मेल अफेक्टेड, आपको सिर्फ ये एक हाथ इधर मेल अफेक्टेड, सो मेल से मेल, ये मेल से ये मेल, ये मेल से, मतलब ये वाई लिंक डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्स को अगर अफेक्ट हो रहा तो वो एक्स या वाई में चल जाएगा, लेकिन अगर मेल फीमेल इक्वली अफेक्ट हो रहे तो वो तुम्हारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। सो ऑटोसोमल है कि डोमिनेंट है वो बाद में पहचानने का, पहले ऑटोसोमल है क्या सेक्स वाला है ये पहले पहचानने का। रूल क्या है, 2 स्टेप में करने का, पहले स्टेप में पहचानने का वेदर इट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अगर आपको एक चीज फिक्स हो गई उसके बाद देखने का डोमिनेंट है क्या रिसेसिव, 2 ही चीजें देखनी। तो अगर वो ऑटोसोमल है या डोमिनेंट है, इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर व्हाट इज द सेक्स पैटर्न, it is present in both the sexes, it affects both the sexes equally, then it is autosomal disorder. If it affects both the sexes it is autosomal disorder, मतलब वो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 तक का कोई तो भी डिसऑर्डर, उसके एग्जांपल्स अपन ने देखे। अब देखने का डोमिनेंट है क्या रिसेसिव, whether it is dominant or recessive, so just check the generations, ये जनरेशन 1 थी, ये जनरेशन 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 और ये 5 जनरेशन, क्योंकि ये एक ही जनरेशन की, इनकी एज सेम रहेगी ना सबकी, ऑलमोस्ट एक एज के रहेंगे ना पूरे, ये सबसे बुढ़े रहेंगे, ये उनके बच्चे, ये उनके बच्चे, ये उनके बच्चे, ऐसा जाएंगे ना। सो एज जनरेशंस देखते हैं। सो अगर आपको जनरेशन में कुछ ऐसे स्किप्स मिल रहे प्रेजेंट इन हाउ मेनी जनरेशन, अगर आपको स्किप हो रही जनरेशन, जैसे कि ये यहाँ पे देख रहे हैं अगर तुम, तो इसकी ये जनरेशन में ये बूढ़ी को था, ये लेडी को, ये लेडी से उसके बेटे में है, बेटी में भी, उसकी अगली जनरेशन में भी है, उसकी अगली जनरेशन में भी है, उसकी अगली जनरेशन, मतलब दिस डिसऑर्डर इज फाउंड इन एवरी जनरेशन, हर जनरेशन को अफेक्ट कर रहा हो, कहीं पे भी गैप नहीं है, ऐसा नहीं है यार इधर नहीं है लेकिन अचानक इनमें किसको नहीं है, इनमें किसको नहीं, इनमें किसको नहीं, लेकिन एक के बाद डायरेक्ट गैप है, मतलब एक जनरेशन इसकी पूरी स्किप हो जा रही, स्किप हो जा रही, छूट जा रही, राइट। सो अगर कहीं पे भी गैप नहीं है, इफ इट इज प्रेजेंट इन ऑल जनरेशंस, इफ इट इज प्रेजेंट इन ऑल जनरेशंस, देन इट रिप्रेजेंट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, डोमिनेंट कंडीशन, क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन ज्यादा एक्सप्रेस होती है दोनों कंडीशंस में, सो पॉसिबिलिटी ऑफ देयर ऑकरेंस इज मोर, वो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होता है, ऐसा डिसऑर्डर है। लेकिन रिसेसिव वाला क्या होगा, सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव में एक्सप्रेस होंगे, तो उधर एक आधी बार गैप आ जाएंगे। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट की पहचान क्या है, इट अफेक्ट्स मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली एंड प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन, प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन, सो यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई इट एज एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये जो पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक बार फिर से देखो चार्ट आपके सामने आ रहा है, सो व्हाट इज दैट चार्ट, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, आपके सामने रूल्स लिख के आ रहे हैं नीचे। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेट्स आर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स अकर्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ आइदर सेक्स, पेरेंट्स ऑफ आइदर सेक्स, किसी से भी हो सकता है, मेल से फीमेल को जा सकता है, फीमेल से मेल में, बाप से माँ को, बाप से उसकी बेटी को, बाप से उसके बेटे को, किसी को भी जा सकता है। दूसरा, मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड, अभी अपन ने देखे मेल फीमेल बराबर बराबर अफेक्ट हो रहे। तीसरा, पेडिग्री इज वर्टिकल, दैट इज ट्रेट इज मार्क्ड टू बी प्रेजेंट इन ईच जनरेशन, वर्टिकल इनहेरिटेंस है, हर जनरेशन में जा रहा हो, क्योंकि सबको हो रहा हो। एंड लास्टली, द मल्टीपल जनरेशंस आर कैरेक्टरिस्टिकली अफेक्टेड, हर किसी में दिखाई देगा। सो अगर आप विडोज पिक वाला अगर ऑर्डर देखिए, अगर आपने विडोज पिक, तो उसमें अगर किसी की मम्मी का फॉर एग्जांपल यहाँ पे विडोज पिक है, तो उसकी नानी वाली जनरेशन में मामा नानी किसी ना किसी को भी विडोज पिक रहेगा, मतलब रहेगा, उनके बच्चों में भी रहेगा, हर किसी में दिखाई देगा विडोज पिक का इनहेरिटेंस। आपके घर में अगर किसी को विडोज पिक है, मम्मी या पापा को या आपके भाई बहन को, किसी ना किसी समझना, उसके अपनी जनरेशन में भी रहेगा उसकी जगह। ये जो रहता पैटर्न,
ये जो पैटर्न है इसमें मेल फीमेल सब अफेक्ट होते और सब में हर जनरेशन में किसी ना किसी में वो दिखाई देते, किसी में नहीं रहेगा एक आधे में, लेकिन किसी ना किसी में उसका इनहेरिटेंस दिखाई देता। सो दो रूल्स कैसा याद रखने के, व्हाई इट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, बिकॉज specific sex is not affected, males and females both are equally affected, therefore it is autosomal disorder. दूसरा, why it is dominant, because it does not escape any generation, there is no skip of any generation, all the generations it occurs in all generations vertically, hence it is dominant disorder. ठीक है, प्लस इट occurs from either of the parents, या माँ से भी बच्चों को हो सकता है या बाप से भी बच्चों को हो सकता है। ठीक है, तो सेक्स यहाँ पे मैटर नहीं करता, किसी से भी किसी को भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, ब्रैडीडक्टाइली, पॉलीडक्टाइली, डिम्पल इन चिक्स, एड वन मोर फ्रॉम योर साइड, दैट इज योर जीन्स फॉर डायबिटीज मेलाइटस अपन ऐड किए थे, एंड योर विडोज पिक, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा, सो द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, विल स्टडी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।